है, लेकिन ये जो इन्होंने बात कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक का डिस्कोर्स जो है वो कई बार कंपेल करता है कि मीडिया में क्या नैरेटिव, लेकिन आजकल की डेट में जो जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि वो कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की, किसी को खुश करने के लिए, और वो जो वो जर्नलिज्म नहीं। मेन चीज ये है कि ये काम जर्नलिस्ट का नहीं है, लेकिन वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी सिग्निफिकेंट ये है कि जो रेवेन्यू, जो एक बात एक कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है यहां गवर्नमेंट की डिपेंडेंस नहीं है, जो इसमें आ रहा है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 70 टाइम्स ज्यादा मिला रेवेन्यू इस इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चाहे ये ठीक है, इसमें ये जो बात इन्होंने पॉइंट आउट करी कि इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसमें इंस्टीट्यूट मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहा। वो मुझे लगता है कि पहले भी जब प्रिंट मीडिया का दौर था तब भी ये होता था कि ये राइटर्स को लोग याद रखते थे। ये अलग बात है क्योंकि जब से ऑडियो विजुअल आ गया तो आप शक्ल जिसकी देखते हैं तो उसका इम्प्रिंट आ जाता है देखने वाले के सामने, और वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई एम श्योर आलोक जोशी आप इससे एग्री करेंगे। आपका वो आलोक अड्डा आता था, वो एज अ पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, वो लोग इंतजार करते थे कि ये कंक्लूड करेंगे तो कौन सा शेयर पड़ेगा। दो चीजें मुझे याद आ रही। एक है कबीर का जो घर होके अपना चले हमारे साथ, तो एक पत्रकारिता की धारा में कहा जाता है, कबीर को हम लोग वादी पत्रकार मानते हैं कि अपना सब कुछ होके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरी लाइन है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व है कुछ पत्रकार, और एक दौर होता है समाज का जब आजादी के आंदोलन की पत्रकारिता की जब भी हम बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उस वक्त ये पूरा देश किसी और चीज में लगा हुआ था, एक मिशन था। तो वो पत्रकारिता का भी एक मिशन था। 1975 इमरजेंसी की जब आप बात करते हैं सूरज जी, तो इमरजेंसी के आसपास इस पूरे देश में एक उद्वेलन का माहौल था और पत्रकार उससे अलग नहीं रह सकते थे। पत्रकार इस समाज का हिस्सा है। हम कई बार कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो हम लोगों ने बचपन में निबंध लिखे हैं। तो पत्रकारिता क्या इस समाज का दर्पण नहीं है? पत्रकारिता साहित्य भले नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन तो इसी सोसाइटी का है। और ये जो टॉपिक है हमारा, मीडिया पावर एंड पब्लिक ट्रस्ट, हु कंट्रोल्स द नैरेटिव। प्रश्न ये है कि ये नैरेटिव क्या चीज है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत क्यों और कब पैदा हो रही है, कब पैदा होती है। मुझे जहां तक याद आता है, मैं आप यहाँ शरद जी, राहुल जी मुझसे बहुत पुराने अनुभवी लोग हैं। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब भी न्यूज रूम्स के अंदर नैरेटिव कंट्रोल करने की होड़ तो थी। ऐसा नहीं था कि लोग नैरेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहते। हमारे अखबार के अंदर आरएसएस से जुड़े लोग भी थे जो पूरी आस्था के साथ अपने एजेंडा को बढ़ाने में लगे रहते थे, और इंडियन पीपुल्स फ्रंट के लोग भी थे। वो भी उतनी ही ताकत से जब जहां मौका मिलता था वो, और हम लोग उनकी आलोचना या जो जनरल कंसेंसस थी पत्रकारिता की, उसमें इन दोनों की आलोचना किस चीज के लिए होती थी। कहा जाता था कि भाई जो आपके विचार हैं वो रखिए, आपको विचार रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। विचार को समाचार में मत घुसाइए। जिस वक्त आप खबर लिख रहे हैं उस खबर को खबर की तरह रिपोर्ट कीजिए, और आपके अखबार में एक संपादकीय का पन्ना है जहां विचार लिखने की आजादी है। अपने अपने विचार लिखिए, अपने नाम से चलाइए। समस्या तब होती है जब आप विचार के हिसाब से समाचारों का चयन करने लगते हैं, खबर ढूंढने लगते हैं। ये खबर चले तो ठीक रहेगा, ये खबर चले तो ठीक नहीं रहेगा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की मशहूर लाइन है, ऑल द न्यूज दैट इज फिट टू प्रिंट
वो सारे खबर जो छपने लायक है वो छपनी चाहिए, वो सब। अब क्योंकि अखबारों में जगह की दिक्कत होती है, इस वजह से सिलेक्शन में प्रायोरिटी में नीचे चली जाए कोई चीज तो अलग बात है। लेकिन अब अखबारों की मुझे अब अखबारों का बहुत वर्षों से अनुभव नहीं रह गया, करीब 30 साल हो गए मैंने अखबार में काम नहीं किया है, अखबार में लिखता जरूर हूँ। लेकिन टेलीविजन चैनल्स का और टीवी जब शुरू हुआ था तब यह था कि दिक्कत यह अखबार में आपके पास ज्यादा कंटेंट होगा, आप 2 पेज और बढ़ा देंगे। टीवी में 24 घंटे के ऊपर आप घंटा नहीं जोड़ सकते, तो आपको सब कुछ उस व्हील के अंदर तय करना है, तो इसलिए चीजें सिलेक्ट करनी है। आज की तारीख में पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है, जो अभी राजीव जो बात कह रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि लोग आदमी को पहचानने लगे हैं इंस्टीट्यूशन के मुकाबले। जैसे आज भी अभी कुछ देर पहले हमारी शरद जी से बात हो रही थी, हिंदू नाम का अखबार है, चेन्नई की हेडक्वार्टर है उसका। लखनऊ शहर में जो पिछला काउंट मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया कि 7 से 8 हजार कॉपी पर डे आती है। दाम उसका आनंद वर्धन जी बता गए कितने रुपए का मिलता है, 12 रुपए का। तो ये 8,000 कॉपी लखनऊ शहर में किस किस अखबार की बिकती है ये पता कर लीजिए। और वहां वो हिंदू अखबार बिक रहा है इस वजह से कि उसको उसका कंटेंट है, उसमें कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है। और ये किसको जरूरत है आप लोगों को सबको पता होगा। आईएएस की तैयारी करने वाले लोग हिंदू अखबार पढ़े बिना उनका गुजारा नहीं होता। और अभी हाल में मैं देखता हूं कि हर अखबार का एक सिविल सर्विसेज एडिशन आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अखबारों जहां सर्कुलेट होते हैं वहां हर अखबार का एक सिविल सर्विस एडिशन है। वो सिविल सर्विस एडिशन इतना जरूरी है अखबार का कि लोग उसके लिए अलग पैसा देते हैं। अखबार उसके लिए एक अलग एडिशन निकाल रहा है, उसके वो अलग से पैसे लेता है, उसमें विज्ञापन कम होते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोगों की जरूरत है उसको जो पूरा कर रहा है उसके पास बाजार है, उसके बाजार की उसको कोई बाधाएं नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो बात अभी राजीव ने कही उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। हम हर हफ्ते कम से कम 2 दिन हर एक टेलीविजन न्यूज रूम के जो डिसीजन मेकर लोग हैं उनके इसमें जाते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे चैनल पे कौन सा प्रोग्राम चला, कौन सा नहीं चला, और जो नहीं चला उसको चलाने के लिए क्या किया जाए, और जो नहीं चला उसके सामने दूसरे चैनल का क्या चला। इसका एक आसान उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। एक चैनल ने दोपहर 2:30 बजे का समय पाया कि ये बहुत ठंडा टाइम है, इसमें कुछ होता नहीं है, और ये पुरानी बात है, 15 साल कम से कम हो गए हैं इसको। तो उस वक्त एक ऐसा प्रोग्राम लगाया जाए जिससे कुछ थोड़ा बहुत भी व्यूअरशिप आएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो 2:30 बजे दोपहर के सास बहू और साजिश नाम का एक प्रोग्राम इजाद किया गया। वो जो टेलीविजन सीरियल्स हमारे आते हैं उनकी कंटेंट पर आधारित था। लगा कि जो महिलाएं दिन में खाली होती हैं खाना खाने के बाद, बनाने के बाद, वो इसको देखने में समय लगाएंगी। जब उसके बाद रेटिंग्स आनी शुरू हुई तो पता चला कि वो देश का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम वही है। और आज की तारीख तक यह हाल है कि किसी भी टेलीविजन, मेन स्ट्रीम टेलीविजन जो अपने को कहते हैं, 2:30 बजे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ले आइए, वो सास बहू और साजिश छोड़कर उस खबर पे नहीं जाएंगे, किसी सूरत में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त हमारा प्रोग्राम सिर्फ सास बहू और साजिश देखा जाएगा। अगर किसी दिन किसी ने हिमाकत की कि हम बहुत महत्वपूर्ण खबर है इसके लिए हम इस प्रोग्राम को हटा रहे हैं, तो वो अगले हफ्ते उनका हिसाब हो जाता है कि भाई क्या दिमाग खराब हो गया, कैसे तुम संपादक हो, अकल नहीं है, चैनल चलेगा कैसे। ये और इसको बहुत और आसान ट्रांसपेरेंट तरीके से आप YouTube पर देख सकते हैं। वहां क्योंकि जैसे मुझे दिखता है टेलीविजन में तो कुछ लोग पैसा देते हैं, एक बागराम की एजेंसी है जो रेटिंग देती है, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको मिलती है। YouTube पर तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सामने आप दर्शक हैं, आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त इस इंसान को कितने लोग देख रहे हैं। तो जाहिर है ये प्रेशर उस आदमी पे भी होता है जो YouTube पर शुरू होता है, YouTube पर या सोशल मीडिया पे आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के इरादे से कि मैं चलिए कुछ नहीं है तो थोड़ा अपने विचार रखते हैं, कुछ कार्यक्रम शुरू किया जाए। उसके बाद उसको जब दिखता है कि इसमें कुछ लोग देखने लगे तो उसको मजा आने लगता है। फिर लगता है जिस दिन ज्यादा लोगों ने देखा ये वाला टॉपिक काम का है, इसको और आगे बढ़ाओ।
मैं जब मैंने YouTube पे काम शुरू किया तो मुझे मेरे मित्रों ने सलाह दी कि भाई यहाँ कोई मॉडरेट धारा नहीं चलती है, या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, या तो आप पूरी तरह मोदी जी के भक्त हो जाइए और या पूरी तरह आप वो जो करें उसकी आलोचना कीजिए, वो चाहे सही करें चाहे गलत करें। और सच बात है, आप देख लीजिए जो चैनल्स चल रहे हैं इस देश में, उनमें यही दो धाराएं हैं जो टॉप पर हैं। जब आप रेटिंग्स देखते हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बैलेंस या बैलेंस ओपिनियन विचार की बात करें। फिर भी है जो लोग, अब अगर मुझे घास की परवाह नहीं है तो मैंने अपने घास का इंतजाम कर रखा है, तो फिर जो मेरा मन आएगा करूंगा। जैसे राजीव जी ने अरावली वाली बात की, अरावली पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अरावली के प्रोग्राम की कोई रेटिंग नहीं आई है और तमाम न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में ये इस बात पे डिबेट हुई है कि क्या जरूरत थी इस बकवास को दिखाने की। हमारा वो जो है जोकर खड़ा होता है 8 बजे, इतना बढ़िया प्रोग्राम करता है, आप उसी को फोकस करिए। दर्शक के हाथ में जो कंट्रोल्स द नैरेटिव का सवाल है, वो नैरेटिव यकीनन दर्शक के हाथ में है, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हमारे दोस्त कमाल खान इसी शहर में थे, उनका एक स्पीच मुझे याद है, किसी जगह जाके कह रहे थे, उन्होंने नाम लिया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है साहब का, कि उन साहब ने एक बड़ी शानदार इजाद की है जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल। आपके हाथ में होता है, बटन दबाइए और चैनल बदल दीजिए, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और यही हर चीज का जवाब तो यही मिलेगा, उस रिमोट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ये सास बहू का प्रोग्राम तो तब भी शाकाहारी चीज है कि भाई लोगों को एंटरटेनमेंट में मजा आता है तो देखते हैं। हिंदू मुसलमान की बहस, भारत पाकिस्तान की बहस, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, इस पर इस देश में इतनी ज्यादा रेटिंग क्यों मिलती है कि टेलीविजन चैनल के हर न्यूज रूम में तय हो, नहीं यार हम लोगों ने गलती कर दी, वही भारत पाकिस्तान चलता है, वही दिखाओ। चलता तो हिंदू मुसलमान ही है। ये सरकार की तरफ से डिक्टेट नहीं आ रहा है कि आप हिंदू मुसलमान करें, डिक्टेट आ रहा है। मैं ये भी आपको साफ कह दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि आप कुछ करें या कुछ न करें, आप उनके खिलाफ प्रोग्राम न करें, ये हर सरकार चाहती है। और यही वजह है कि उन्होंने घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया है। और बीजेपी की सरकार, अन्य पार्टियों की सरकारें अपने अपने घास के बंडल लेकर घोड़ों के सामने रखने में एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। कौन कितना विज्ञापन देकर किस चैनल को अपने साथ बांध के रख सकता है, इसकी तगड़ी होड़ चल रही है। और सोशल मीडिया के भी विज्ञापन जो आए हैं वो आप चुनाव के दौरान देख लीजिए, उनमें राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन जमकर है, क्योंकि इस स्पेस को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मुझे पता चल जाए कि टीवी चैनल आजकल कोई नहीं देखता है और सिर्फ सोशल मीडिया चल रहा है, तो जाहिर है मैं वहां विज्ञापन पे पैसा झोंकूंगा। और ये सरकारें YouTube के इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रही हैं, ये सरकारें लोगों को पैसा देकर दूरदर्शन में एनरोल करा रही हैं, पैनल करा रही हैं कि आप यहां खर्चा कीजिए, पैसा कमाइए। तो नैरेटिव को कंट्रोल करना इच्छा है, अरमान है और वो सदा रहेगी। लेकिन जो कंट्रोल हो रहा है, हम लोगों को जो बचपन से पढ़ाया गया, भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की। फिर हम टीवी चैनल जब देख रहे होते हैं या यूट्यूब पर कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ज्यादा बड़ा सवाल है। और वो सवाल सिर्फ मीडिया से हल होने वाला नहीं है। मीडिया में कुछ चैनल हैं जो एजुकेट करने का मीडिया का काम था, वो जाहिर है। और अगर वो इंस्टीट्यूशनल मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा, तो इंडिविजुअल्स खड़े होंगे और वो करेंगे, और वो अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और लोग उसको सराहते भी हैं। राजीव रंजन तो चलते हुए चैनल पे ही काम कर रहे हैं, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर से बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं उसी चैनल पे काम करते हुए। इस तरह के और उदाहरण भी टेलीविजन चैनल्स में मौजूद रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, हम कितने खुशकिस्मत हैं, एक ऐसे दौर में आ गए हैं। मैंने जब टेलीविजन शुरू किया था तो एक CNN पे प्रोग्राम आया करता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, लैरी किंग लाइव। लैरी किंग साहब के बारे में था कि साहब जब मर्जी आती है लाइव हो जाते हैं, इनको चैनल ने ऐसी छूट दे रखी है। हमको लगता था क्या बादशाह वाली नौकरी है, क्या जलवा है। आज हमारे जैसे लोगों के पास, ये मामूली आदमी के पास ये सुविधा है।
आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए और लाइव हो जाइए। कितना बड़े पैमाने पे डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मीडिया के बिजनेस का, इंफॉर्मेशन का। ये मुझे लगता है ये सेलिब्रेट करने का वक्त है। जो दबाव डालने वाली कोशिशें हैं वो ताकतें वो कब नहीं रहेंगी। इमरजेंसी के दौर में तो अखबार बंद होने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो गया। फोन पर हाथ लगाने से लोग डरते थे जो सरकारी नौकरी में थे कि कहीं कहीं फोन सुना ना जा रहा हो। उसके बावजूद लोगों ने साइक्लोस्टाइल मशीन पे साइक्लोस्टाइल पर्चे निकाल कर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और उस इमरजेंसी के समय में भी उसका मुकाबला किया। तो आज की तारीख में तो कितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और कितने रास्ते खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के भरोसे रहने के बजाय नैरेटिव जिन लोगों को हमारे सामने अनुपम बैठे हुए हैं, ये इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया, हल्ला बोल, ये उदाहरण है सामने कि कैसे आप नैरेटिव बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूंगा, जो अन्ना आंदोलन था उसने हमारे देश के समाज को बहुत ही बुरी तरह डिरेल किया है। इससे कोई ना इत्तेफाक रखता हो तो न रखे, लेकिन उसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है। वो उस तरह की चिंताजनक घटनाएं लेकिन वो होती हैं। समाज में ऐसी चीजें भी होती रहेंगी। उनके लिए आपको अपने को तैयार रखना होगा, अपने आसपास के लोगों को तैयार करना होगा। मुकाबला तब हो पाएगा, इससे नहीं होगा कि वो चैनल कैसे सुधरेगा और वो अखबार कैसे सुधरेगा।